नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नवीनतम जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। पुष्प प्रदर्शनी के बारे में, जिसका आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है। क्या विशेष है इसमें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बसंतोत्सव कर रहे हैं, बसंत उत्सव, स्प्रिंग फेस्टिवल। जैसा कि सब जानते ही हैं कि बसंत का आगमन हो चुका है। तो जो हमारी जो न्यू मोती बाग की कॉलोनी है, मैं शायद फ़ख्र से कह सकता हूं कि शायद ही भारत में कोई इतनी अच्छी सरकारी कॉलोनी हो। वेरी ग्रीन, वेरी क्लीन। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा, हर तरह के पेड़ मिलेंगे, हर तरह के पक्षी मिलेंगे। 70 से ज़्यादा तरह के तो यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है। तो हमने यहाँ सोचा कि कोरोना काल में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, काफ़ी दिन तक लोग अपने घर में ही ऑलमोस्ट कैद जैसे रहे हैं, मिलना जुलना भी नहीं हो रहा था। तो हमने बसंत के आगमन पे एक बसंतोत्सव का आयोजन किया। इस बसंतोत्सव में 3 चीज़ें मुख्यतः हैं। एक जो अभी आपने बताया, ये एक फ्लावर शो है। इस फ्लावर शो के पहले हमने एक गार्डनिंग कंपटीशन भी की थी। जो जितने बंगलो हैं या यहाँ टावर्स में हैं, जहाँ जगह कम भी है, वहाँ लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे बगीचे उगा रखे हैं। तो हमने उनके गार्डन्स की और किचन गार्डन्स की, उनकी कंपटीशन करी। बाहर से हमने जजेज बुलाए, जजेज ने उनको जज किया। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों ने इस फ्लावर शो में या फ्लावर एग्जीबिशन में यहाँ पार्टिसिपेट किया है, इसको सजाया है सुंदर ढंग से। तो फ्लावर शो इज़ वन पार्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है, यहाँ कॉलोनी में हमारे बहुत से कलाकार हैं और बहुत से अच्छे अच्छे पेंटर हैं। आपको शायद किसी को विश्वास ना हो कि इतने अच्छे अच्छे पेंटर या तो हमारे ब्यूरोक्रेसी में या उनके जो स्पाउसेज हैं वो हैं। तो हमने यहाँ पे एक अच्छी पेंटिंग एग्जीबिशन भी कर रखी है, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स या पेंटर्स ने भाग लिया है। इसके अलावा यहाँ पे FSSAI की तरफ से यहाँ पे एक फ्यूजन फूड मेला भी लगाया गया है। 10-12 स्टॉल लगाए गए हैं हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए, कि कैसे जनरली हम ऐसा मानते हैं कि अगर हेल्दी फूड हो तो शायद वो स्वादिष्ट ना हो, और जो स्वादिष्ट फूड होता है वो जनरली हम सोचते हैं कि जंक फूड ही स्वादिष्ट हो सकता है। तो उस मिथ को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए FSSAI की तरफ से यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो जो लोग आए हैं वो फूलों को भी देख रहे हैं, पेंटिंग्स को भी देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जो कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा उसका भी उपभोग करेंगे, और साथ में अच्छा खाना पीना भी यहाँ उपलब्ध हो जा रहा है। तो 2 दिनों से जो हमारा फेस्टिवल है वो एक कम्युनिटी लिविंग को प्रमोट करने में मुझे लगता है कि बहुत सहायक है। हमारे कॉलोनी के लोग तो आए ही, यहाँ के आसपास के भी कुछ लोग आए हैं, सब ने इसे देखा, सराहा है। तो हमें खुशी है कि हमारा ये प्रयास जो है वो हमें एक कम्युनिटी लिविंग को प्रमोट कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, और इस संबोधन में उन्होंने जोर दिया कि हमारा देश अगर तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता है तो सालाना हम 70,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस संबोधन में उन्होंने और कुछ क्या कहा। कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है
कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के भौतिकी संभाग के प्रधान वैज्ञानिक RN साहू से, जिन्होंने बताया कि कृषि में किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका लाभ कैसे हमारे किसानों तक पहुंच सकता है। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। कि ड्रोन के क्या यूज है, खासतौर से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ड्रोन जो है ज़्यादातर मैपिंग और मैनेजमेंट ऑप्शन के लिए यूज होती है, दो चीज़ें के लिए। और ज़्यादातर अभी मैपिंग के लिए यूज होती है। मैपिंग इन द सेंस क्रॉप की हेल्थ देखनी है, कहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है, कहाँ पे टेम्परेचर की वजह से क्रॉप सूखा पड़ा है, कहाँ पे पेस्ट एंड डिजीज़ की वजह से दिक्कत आई है, वो सारी चीज़ें मैपिंग हो सकती है। और एक सिंपल चीज़ है कि जो आपकी खाली आँख में दिखती है और छोटी सी एरिया में दिखती है, वो लार्ज एरिया को कवर करके ड्रोन से उसका कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें कितना सोइंग में सपोज़ कोई फेल्यूर है वो हम मैपिंग कर सकते हैं। कोई डैमेज है, फ्लड की वजह से डैमेज है, या हाई टेम्परेचर की वजह से टर्मिनल हीट स्ट्रेस है जैसे व्हीट में हो रही है, जैसे कोई एफिड की वजह से मस्टर्ड में डैमेज है, एलोरस की वजह से व्हीट में डैमेज है, कहीं पे नाइट्रोजन कमी है, कहीं पे वाटर की कमी है और वाटर नहीं है तो उसी वजह से बारिश नहीं हुई, पौधे मर गए। वो सारे चीज़ें फील्ड लेवल में डिटेल स्टडी ड्रोन की वजह से हो सकती है। एक तो हो गया ये मैपिंग, दूसरा हो गया एप्लीकेशंस। और एक बार मैपिंग करने के बाद अब मोस्टली आजकल क्या ज़्यादातर एप्लीकेशन हम पेस्टिसाइड वगैरह एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड वो ये देखा गया है कि इनिशियल स्टडी करके, रिसर्च करके, वही ड्रोन जिस पे मैपिंग हो पाती है और जिस ड्रोन में पेलोड 10 kg तक है, उसमें 10 kg का एक पेस्टिसाइड टैंक लगा के हम स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने से क्या होगा कि जितने पेस्टिसाइड वहाँ पे ज़रूरत है उसकी ऑलमोस्ट 1/5 पेस्टिसाइड यूज होगी। एक तो इनपुट यूज एफिशिएंसी बढ़ गई, खर्चा कम हो गई, और दूसरा वहाँ के आसपास में आपको जो फार्मर जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड की इफ़ेक्ट में आके उसकी तबीयत ख़राब होता था, हेल्थ हाजर्ड होता था, वो सारी चीज़ नहीं होगी। और ट्रैक्टर के साथ वो घूमता था, खुद ही मैनुअली स्प्रे करता था, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ी सी
एडवांस और चले तो ड्रोन में हमने कहाँ पे कीड़े लगे हैं, कहाँ पे डिजीज़ है, वो हमको पता चल गया। हम उसी से क्या करेंगे, एक वेरिएबल मैप बना देंगे। फील्ड में सपोज एक बड़ा फील्ड है और नहीं तो कोई एक विलेज है, बहुत सारे फील्ड है, कहाँ पे कीड़ा लगी है, कहाँ पे नहीं लगी है, उसी हिसाब से वहीं जगह जाके वो स्प्रे करेगा और स्प्रे करके जहाँ पे नहीं लगी वहाँ पे नज़ल बंद हो जाती है और स्प्रे नहीं करेगा, वापस आ जाएगी। तो इसको वेरिएबल इनपुट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे इनपुट यूज एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है। जो आपने जाना होगा नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, वही हमारे लिए बहुत चैलेंज है, और वाटर की भी यूज एफिशिएंसी बहुत, और ये दोनों चीज़ें कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी में हमारी यही रिसर्च रही कि ड्रोन यूज़ करके कैसे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ा जाए और पेस्टिसाइड यूज एफिशिएंसी बढ़ा जाए थ्रू बोथ रिमोट सेंसिंग बेस्ड मैपिंग, यूजिंग ऑल दोज एडवांस सेंसर्स जो आपको पहले बताया, यूजिंग RGB, मल्टीस्पेक्ट्रल, थर्मल एंड हाइपरस्पेक्ट्रल। एंड एक बार वेरिएबल मैप जनरेट हो गई तो उसी बेसिस पे हम एफिशिएंट स्प्रे करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही ज़्यादातर दोनों जो यूज़ है यही है। और दूसरा, ये तो एग्रीकल्चर के डे टू डे लाइफ की चाषी की कृषि की बताया, और दूसरा है कि कहीं पे हेलस्ट्रॉम आई है, कहीं पे लॉजिंग हुआ बिकॉज ऑफ हाई विंड, साइक्लोन, और कहीं पे फिजिकली देयर वाज डैमेज बिकॉज ऑफ फ्लड इनुडेशन और बिकॉज ऑफ अगेन हाई विंड। तो वो फिजिकल डैमेज असेसमेंट हम इसमें कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ड्रोन हमारे देश में, आपको पता होगा हमारे जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है, वन ऑफ द बेस्ट in the world with respect to the technology what we have with respect to satellite remote sensing. But challenge is country like in India where we have kharif season, most of the time it is cloudy and it's raining. So जो सैटेलाइट में जो सेंसर गए हैं उसकी लिमिटेशन है वो सब चीज़ मैपिंग करने के लिए। एक चीज़ ये है। दूसरा है कि आप सैटेलाइट में एक बार सेंसर चला गया, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, हाइट इज़ फिक्स्ड, रिविजिट टाइम फिक्स है और उसकी रिजोल्यूशन भी फिक्स है। तो उसी पर्पज़ तो ड्रोन का जो कम्प्लीमेंट्री इनपुट यही रहेगी कि जब आप चाहे, यूजर जैसे चाहे जब चाहे तब वो उड़ा सकता है। सपोज आज क्लाउडी है बट 11 बजे के बाद क्लाउड हट गई तो इमीडिएटली आके फील्ड में उड़ा के जा सकता है। लेकिन ड्रोन की लिमिटेशन यही है कि यू नीड ए स्किल्ड मैन पावर and you should have expertise on flying. You should, and there are many safety measures one has to take. Again, processing also has to be made standardized. And again, there are many rules and regulations which is imposed because of the security reason DGC has done. That has to be very flexible and supportive for its potential application in agriculture. So drone जो है, it's a complementary. It can't substitute satellite remote sensing. It can complement to satellite remote sensing. और एक चीज़ है जो देश में बड़ी बड़ी प्रोग्राम चल रही है, अभी जो चल रही है क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोग्राम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप असेसमेंट हम करते हैं, क्रॉप लॉस असेसमेंट करते हैं। और जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्रॉप लॉस असेसमेंट सैटेलाइट बेसिस पे नहीं हो पा रही है, कुछ अनामोलीज है, वहाँ पे हम ड्रोन उड़ा के कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी हमारे मंत्रालय की तरफ से सपोर्ट से, और जो मंत्रालय की जो क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोग्राम चल रहा है, ड्रोन की एप्लीकेशन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए बहुत यूज हो रही है। और उसी के लिए जो प्रोटोकॉल डेवलप करने हैं, उसी के लिए हमारे संस्थान उसके लिए एंगेज्ड है। जैसे आपने ड्रोन के बताया कि इसका फर्टिलाइज़र के लिए या जो भी मिट्टी में कुछ भी ऐसे खराबी है या पेस्टिसाइड्स का है उसके देख रेख करके लिए, या क्या उसकी ज़रूरत है उसके लिए ड्रोन का हम यूज करते हैं। और सर दूसरी तरफ जो आपने बताया कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और जो ड्रोन है बेसिकली दोनों में सर क्या अंतर है, दोनों की क्या किस तरह से उसकी ज़रूरत अलग अलग क्षेत्रों में है? जैसे मैं पहले यही चीज़ बता रहा था, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और ड्रोन रिमोट सेंसिंग सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और लिमिटेशन है। स्ट्रेंथ ये है कि पैन इंडिया में आप और स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई क्रॉप की हेल्थ मॉनिटरिंग करना चाहिए, कोई डिसीजन लेनी चाहिए, क्विकली आपको क्रॉप कंडीशन मॉनिटरिंग करनी है, उसी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इज़ वेरी यूज़फुल। बट अब जब जैसे मैं बताया कि खरीफ सीजन में या कभी जैसे वेस्टर्न इंडिया में ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग मोस्टली इन जनवरी एंड दिसंबर लास्ट वीक, यू हैव लॉट ऑफ फगी डेज, मॉर्निंग यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। सो
एंड मेनी टाइम्स ऑल्सो यू गेट एटमॉस्फेरिक नॉइज इज देयर। तो फॉर दैट पर्पस जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं, ड्रोन को कुछ हाइट को लेके आप उड़ा के सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन निकाले वही इन्फॉर्मेशन हम ड्रोन से निकाल सकते हैं। ये ड्रोन की बेनिफिट है। लेकिन पैन इंडिया ड्रोन उड़ाने के लिए आप सोचिए कि कितने लाख ड्रोन चाहिए और कवर करने के लिए, वो ड्रोन की लिमिटेशन है। और सैटेलाइट में जो है सेंसर फिक्स है। एक बार सेंसर चला गया, थर्मल सेंसर गया तो उसमें मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर लगा ही नहीं सकते। सो डिफरेंट किस्म की सैटेलाइट है जिसमें थर्मल सेंसर लगी है, किसमें मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर लगी है, किसमें हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर लगी है। लेकिन ड्रोन में क्या है कि उसी ड्रोन में आप थर्मल सेंसर लगा सकते हैं, उसको हटा के मल्टीस्पेक्ट्रल लगा सकते हैं, उसमें हाइपरस्पेक्ट्रल लगा सकते हैं, उसके आरजीबी लगा सकते हैं। तो ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ड्रोन। बट जैसे लिमिटेशन में बताया कि लार्ज स्केल करनी है, स्टेट लेवल में करनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में करनी है, उसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स चाहिए, परमिशंस चाहिए और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट वो भी देखना पड़ेगा। बट मेरे को यही कहना है कि जो ग्राउंड में खड़े होके जो सैटेलाइट के लिए आप जो रिसर्च करते हैं, सैटेलाइट को डाटा को वेरीफाई करने के लिए जो करते हैं, वो ना करके हम क्या कर सकते हैं कि ड्रोन उड़ा के वो सैटेलाइट के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हमारी जो होती है उसी के लिए ड्रोन रिमोट सेंसिंग इज़ वेरी पोटेंशियल टूल। तो उसी की जो डाटा आती है उसी में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग कैसे कम कर सकते हैं उसकी बहुत पोटेंशियल है, उसका यूज़ यही है। और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगेन ड्रोन आपको बहुत कम हाइट में उड़ता है। सैटेलाइट तो आपको 400 से लेकर 1000 किलोमीटर हाइट में उड़ता है, उसकी पिक्सल रिजोल्यूशन बहुत पोर हो सकती है, उसका फिक्स रिविजिट टाइम है। लेकिन ड्रोन आपको 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर में उड़ाया तो रिजोल्यूशन जो है सेंटीमीटर में होती है। तो वो पूरा डिटेल आपको दिखेगी, फील्ड टू फील्ड वेरिएशंस दिखेगी और स्ट्रेस लेवल भी आप देख सकते हैं, वो बेनिफिट है। तो ये ड्रोन के अभी सर आप जिस तरह से देख रहे हैं तो ड्रोन की क्या स्थिति है, पूरे देश भर में क्या स्थिति है, क्या ये पूरे क्षमता के साथ में अवेलेबल है? जो अभी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है जो ड्रोन में काम कर रहे हैं और ये खुशी की खबर है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी अपना इंडिजिनसली हमने ड्रोन बनाया है और उसकी बहुत सारे क्लियरेंसेस है जो DGCA की रूल रेगुलेशन हिसाब से। तो ये खुशी की खबर है और कल ज़रूरत पड़ेगी पूरे देश में ड्रोन उड़ाने के लिए और हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, मेरे ख्याल से तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो कंपनी, स्टार्टअप कंपनी से यंगस्टर्स जो आए हुए हैं और सरकार के सपोर्ट से ये हो सकती है। एक बार हमारे प्रोटोकॉल डेवलप हो जाए फिर ये करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा है कि जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है वो वेरी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट भी हमारे पास है। उसमें देश भर में जो क्रॉप इंश्योरेंस की जो ज़रूरत है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे डिबेटेबल इशू है, वहाँ पे आप ड्रोन यूज़ करके उसकी बेनिफिट को, उसकी वो जो एडवांटेज है रख के हम यूज़ कर सकते। तो दोनों चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा। पूरा कंट्री में ड्रोन उड़ा के क्रॉप इंश्योरेंस के लिए करना वो लाभदायक नहीं होगा, वो फिजिबल नहीं होगा। तो दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से फ़ायदा होगा। तो अभी आपने इस बातचीत के अंश देखे और जाना किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से, जो कि जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान में आयोजित होने वाले कृषि मेले के बारे में। क्या विशेष होने वाला है इसमें, आइए जानते हैं। किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सर, अभी कोविड के समय है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तो सर इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पर आ सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूहों में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों बीज दिया जाएगा। खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर जी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका भी सर अभी फोकस है कि 2022 तक किसानों के इनकम भी डबल करना है। तो किसानों के सर इनकम डबल करने के लिए अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो ऐसा कौन सी प्रजाति सर आप यहाँ पर मेले में रख रहे हैं जिससे किसान अपने आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके? जो हमारी बासमती धान की किस्में हैं उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी। इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख करके इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है, उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि पूसा कहाँ पर है, मेला कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए सर क्या कुछ ऐसा व्यवस्था है जो उसको पता चल सके किसान को कि हाँ ये मेला यहाँ लगा हुआ है और यहाँ जाना है? तो इसके लिए हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मेला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो
कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को इन तमाम जानकारियों से लाभ पहुंचेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।